हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी अगर आप सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू फेस करने जाओ तो अगर नॉर्मल कंपनी है तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। बट अगर थोड़ी रेप्यूटेड कंपनी होगी तो क्या होगा, आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट लेने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। उसमें से शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। राइट, तो ये एक प्रोसेस थी, मैंने आपको बता दी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन शायद आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में जाओगे तो कॉलम बीम सैब में राइट मेजर जो इंजीनियर का काम होता है वो होता है कि भाई जो स्टील है कैसे बना है और स्टील के लिए कवर है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अलग अलग जो आरसीसी के कंपोनेंट होते हैं या मेंबर होते हैं, जैसे कि फुटिंग है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उनके लिए मिनिमम कवर हमें कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो 50 mm फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 20 mm। राइट, इतना मिनिमम कवर प्रोवाइड करना चाहिए एज पर IS 456 में ये दिया है। अगर आपको रेफरेंस पूछा जाए तो आप IS 456 का नाम ले सकते हैं। राइट, उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। दोस्तों, कॉलम का फंक्शन क्या है बिल्डिंग के अंदर। राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि मेन जो लोड कैरी करता है दोस्तों वो कॉलम और फुटिंग होता है। राइट, तो उसका फंक्शन हम देखेंगे। कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इन द बिल्डिंग वॉज प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्ट्रक्चरल लोड एंड ट्रांसफर इट थ्रू बीम। दोस्तों, जो कॉलम होता है राइट, ये हमारा बिल्डिंग का एक वर्टिकल मेंबर है और उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रक्चरल लोड को सपोर्ट करना। स्लैब का जो लोड है, बीम का जो लोड है या फिर स्लैब के ऊपर जो मशीनरी है उसका लोड क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है बीम थ्रू। राइट, बीम क्या करता है, लोड को कॉलम की तरफ ट्रांसफ़र करता है। जो भी वॉल का जो लोड आता है वो बीम कैरी करके कॉलम को ट्रांसफ़र करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, दी अपर कॉलम ट्रांसफर द लोड एट द लोअर कॉलम एंड फाइनली टू द ग्राउंड थ्रू दी फुटिंग्स। राइट, मतलब जो ऊपर के कॉलम होते हैं राइट वो नीचे के कॉलम पे लोड ट्रांसफर करते हैं और फाइनली क्या होता है, जो हमारा कॉलम है वो अटैच होता है फुटिंग के साथ और जो कॉलम है वो फुटिंग पे लोड ट्रांसफर करके अल्टीमेटली फुटिंग क्या करता है, ग्राउंड पे जो है हमारा लोड ट्रांसफर कर देता है। राइट, तो ये दोस्तों सिंपल आप इसको बना सकते हैं कि कॉलम क्या करता है, लोड ट्रांसफर करता है। जो भी अल्टीमेट लोड आता है स्ट्रक्चर का उसको फुटिंग में ट्रांसफर करता है, फुटिंग इसको ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है। राइट, ये है बेसिक फंक्शन है किसी भी कॉलम का। राइट, तो ये अपना कॉलम है। राइट, उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो कंक्रीट मिक्स होता है राइट, तो उसमें कुछ रेशियो होता है। जैसे कि आप M20 तक तो आप रेशियो से बना सकते हैं, बट M20 के ऊपर आपको अगर M25 M30 बनाना है तो आपको कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। बट M20 तक का जो कंक्रीट है, आप जो एक स्टैंडर्ड रेशियो अगर चूज़ करें तो उससे आप बना सकते हैं। तो वो आपको पूछा जाएगा कि M15 ग्रेड में हमें क्या रेशियो लेना चाहिए, M20 ग्रेड में क्या रेशियो होना चाहिए। तो आप ये जो रेशियो याद करके जाना। M7.5 है तो 1 जैम 4 जैम, M10 है तो 1 जैम 3 जैम 6, M15 है तो 1 जैम 2 जैम 4 और M20 है तो 1 जैम 1.5 जैम 3। राइट, इसमें दोस्तों 1 क्या है तो सीमेंट है, 4 क्या है तो सैंड है, 8 क्या है एग्रीगेट है। राइट, ये पार्ट है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जी, व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट। दोस्तों, हनी कॉम्बिंग का मतलब क्या है। अगर आप साइट पे जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हनी कॉम्बिंग है क्या। अगर आपको हनी कॉम्बिंग नहीं पता होगा तो मे बी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। हनी कॉम्बिंग क्या है दोस्तों कि जो हम कंक्रीट को क्या है बराबर वाइब्रेशन नहीं दे पाते। राइट, जिसकी वजह से जो कंक्रीट जो है उसमें अंदर वॉइड्स रह जाते हैं। राइट, तो अब मैं एग्जांपल दिखाऊँ तो ये है दोस्तों उसका एग्जांपल। ये इसे बोलते हैं दोस्तों हनी कॉम्बिंग। प्रॉपर कॉम्पैक्शन या फिर ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से जो एग्रीगेट है राइट उनके बीच में जो स्लीमेंट स्लरी नहीं आ पाती, या फिर कॉम्पैक्शन की कमी की वजह से ऐसे जो पैचेस है दोस्तों ये पड़ जाते हैं। इसको हनी कॉम्बिंग कहा जाता है। राइट, तो हनी कॉम्बिंग ऑल्सो नोन एज द एयर पॉकेट, इट नथिंग बट द एयर वॉइड इन कॉन्क्रीट इज यूजली फॉर्मेड ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट कास्टिंग। जब कॉन्क्रीट कास्ट है तब ये दोस्तों बनता है और ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए या फिर कॉन्क्रीट कास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं तो आपकी साइड पे ऐसा कभी
दिखना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि हनी कॉम्बिंग है क्या। उसके बाद दोस्तों बात करें व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट मिक्स। दोस्तों अच्छे सीमेंट की क्वालिटी क्या है, ये क्वेश्चन यही पूछना चाहता है कि जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियली जब सीमेंट पानी डालने के बाद सेट होना, हार्डन होना स्टार्ट करता है, और जब सीमेंट फाइनली हार्ड हो जाता है तो उसे फाइनल सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट कहा जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर आइडियल सीमेंट मिक्स इज अराउंड 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। उससे जल्दी सेट हो जाए तो उसे फ्लैश सेट बोला जाता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है, राइट। तो आइडियल सीमेंट के लिए वो 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर मशीनरी सीमेंट इट कैन बी 90 मिनट, मशीनरी सीमेंट जो है उसके लिए 90 मिनट जो है इनफ है। उसके बाद बात करें फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट शुड बी 10 आवर एट दी मैक्सिमम, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। फाइनल जो हमारा सीमेंट है 10 घंटे में सेट हो ही जाना चाहिए, राइट। सो दोस्तों ये था इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए और 10 आवर से कम होना चाहिए, इतना आप ये याद रख सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। उसके बाद दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टीएमटी। दोस्तों टीएमटी का मतलब क्या है आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों आपने बहुत सी बार जो है दोस्तों स्टील पे लिखा दिया हुआ, देखिए यहाँ पे स्टील सेल टीएमटी लिखा है, तो दोस्तों ये टीएमटी का मतलब आपको पूछा जा सकता है ये टीएमटी क्या है। तो दोस्तों पहले तो उसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए कि टीएमटी मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। दोस्तों थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार मतलब ये दोस्तों एक प्रोसेस का नाम है जिससे ये जो स्टील बार है वो बनते हैं। सेल कंपनी का नाम है, और सेल ये जो टीएमटी जो प्रोसेस है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड जो प्रोसेस है, राइट, उससे ये सेल जो कंपनी स्टील बनाती है इसलिए वो टीएमटी पीछे लगाती है कि ये जो प्रोसेस है। उसकी दूसरी प्रोसेस है वो टीएमएक्स है, बहुत सी बारों पे आपने टीएमएक्स भी देखा होगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस का नाम है जिससे वो स्टील बनता है, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा ये जो स्टील आता है वो हाई स्ट्रेंथ होते हैं और वो हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल स्टील। इसकी वजह से मोस्ट ऑफली हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे टीएमटी बार या टीएमएक्स बार हम यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। दोस्तों सीमेंट के कितने टाइप्स है, तो सीमेंट के दोस्तों बहुत सारे टाइप्स है, राइट। दैट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, राइट। बट दोस्तों ये तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट है, पर मेजरली हम कौन से सीमेंट यूज़ करते हैं, जो हम साइट पे यूज़ कर रहे हैं अभी, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मतलब ओपीसी यूज़ कर रहे हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मतलब पीपीसी यूज़ कर रहे हैं, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मतलब पीएससी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सीमेंट कौन सी, तो ये 3 सीमेंट का नाम आप बोल सकते हो, और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा तो ओपीसी हमारा यूज़ होता है, ओके। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं, ओके। ये अलग अलग टाइप से सीमेंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय M20। दोस्तों M20 का मतलब क्या है, ओके। M20 का मतलब क्या है, तो दोस्तों जिसके M20 में जो M होता है, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, M का मतलब है मिक्स, और 20 का मतलब है 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये याद रखना, M स्टैंड फॉर मिक्स एंड 20 स्टैंड फॉर द 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। दोस्तों ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मतलब एट द एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 28 दिन के एट द एंड ऑफ 28 डेज, राइट। जो कंक्रीट अगर M20 का है तो उसकी स्ट्रेंथ हमें 20 किलोमीटर पर mm स्क्वायर मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है, राइट। तो उसके अंदर M मिक्स है, 20 क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो 28 डेज में उसकी 20 किलोमीटर पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, नाउ टेल मी द व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है क्या, तो मैं आपको समझा देता हूँ। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब टेस्टेड एट 28 डेज। दोस्तों कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, राइट, उसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है, बट वो हमने कहाँ से डिसाइड किया, तो 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm जो क्यूब है दोस्तों, उसकी 28 डेज की जो स्ट्रेंथ आती है उसको हम MFCK बोलते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोलते हैं एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% डीजल आर एक्सेप्टेड टू फोल्ड।
मतलब क्या है, उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है उसके नीचे आपकी 5% से ज़्यादा आपका जो रिज़ल्ट है वो कम आना नहीं चाहिए। सपोज M20 है तो दोस्तों आप 5% उसका काउंट कर लीजिए कि M18 या M19 तक तो चल जाएगा, वो उससे कम अगर रिजल्ट आएगा तो ये हमारा नहीं चलेगा कॉन्क्रीट, राइट। तो इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाउ डू यू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइड पे वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। तो वर्केबिलिटी मेजर की कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट होती है। द वर्केबिलिटी कैन बी मेजर बाय वेरियस मेथड। द दोस मेथड आर स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट एंड VB कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये है स्लम कोन, उसके बाद दोस्तों ये है हमारा फ्लो टेस्ट, राइट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद VB कंसिस्टेंसी मीटर जो है दोस्तों वो है यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। इतने जो 3 इंस्ट्रूमेंट हैं हम क्या करते हैं, वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल CV कॉन्सेप्ट, और विजिट कीजिए मेरी जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ओके। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.